वाइज आप 100% भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ मार्जिन लेके चल रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इन परिवर्तनकारी शक्तियों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, इन परिवर्तनकारी शक्तियों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अगर आपने चट्टानों वाला लेक्चर सुना होगा तो शायद क्लियर होगा कि इसमें जो है हम लोगों ने डेफिनेटली वायु की बात की थी। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ताप, उसकी बात की थी। टेम्परेचर, विंड है, टेम्परेचर और वर्षा। और मैं बात करूं तो ऊंचाई की बात करूं, अल्टीट्यूड जिसे कहते हैं, है ना। और अगर मैं बात करूं तो मैं आगे भी बात और भी बढ़ा सकता हूं उसको, जैसे जिसे कहते हैं समुद्र तल से दूरी। ये दोनों चीज़ें हैं, एक तो समुद्र तल से ऊंचाई। अच्छा, आप लोग जब कभी स्टेशन पे गए होंगे तो आपने एक बोर्ड लिखा होगा ना, स्टेशन का बोर्ड होता है, उस बोर्ड में बहुत नीचे ब्लैक कलर से लिखा रहता है, जो भी है कलर हो वहाँ पे, उसमें लिखा रहता है कि इस स्टेशन की जो है ऊंचाई समुद्र तल से इतनी है। वो क्यों लिखा रहता है ना। ऐਵੇਂ ही थोड़ा ना लिख देते हैं कोई कि ठीक है मैंने ऐसे ही लिख दिया, है ना। उसका कुछ मायने होते हैं, वो भी पता चलेंगे आपको। ऊंचाई ये मैं किसकी अच्छा, ये दोनों ऊंचाई अलग हैं। ये ऊंचाई जो है मैं बात कर रहा हूँ मैं ज़मीन से ऊपर, जैसे पर्वत है, पर्वत जो होते हैं ना उनकी ऊंचाई होती है। लेकिन ये जो समुद्र तल से ऊंचाई है, ये ज़मीन की बात है। जो ज़मीन है, जो भूमि है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से ऊंची होती है ना। अगर हम दक्कन के पठार की बात करेंगे तो पठार ऊंचे होते हैं जो नॉर्मल ज़मीन होती है उससे। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं अलग अलग वर्क करते हैं। तो ये सारे जो है पृथ्वी की परिवर्तनकारी शक्तियों के तहत आते हैं। और हम लोग जो इसमें मैंने जो लिखे हैं ये तो पढ़ेंगे ही, और इनके अलावा भी जो कुछ इंपॉर्टेंट होंगे वो पढ़ेंगे। लेकिन जो मैंने बताया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 1 2 3 3 सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर। और पहले वाले जो है ना, मैंने अभी कुछ देखे थे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल, रिवीजन ही नहीं है लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन सारे गलत करे बैठे हैं। ठीक है, एक नाम लेना ठीक नहीं है उनका, नहीं तो वो सोचेंगे वैसे क्या मुझे एक्सपोज कर दिया। क्वेश्चन वो बना सकते थे, 150 के अराउंड ऊपर जा सकते थे। मैक्सिमम मार्क्स जो था वो, अभी तो उन्होंने शुरू की है तैयारी, तो अ, उनका जो मैक्सिमम जो कट ऑफ था, वो कट ऑफ नहीं, जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 300 थे, और उनके जो है अभी बन रहे हैं 116। जब मैंने उनको रीचेक किया क्वेश्चंस को, तो वो इजिली, उन्होंने इतने क्वेश्चन गलत किए हैं, वो इजिली जा सकते थे 150 प्लस। 150 प्लस ये जा सकते थे जो उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन गलत किए थे। और मैं इनडायरेक्टली दावे के साथ कह सकता हूँ वो पहुंच सकते थे 170 प्लस के साथ पास। पर वो नंबर लेके बैठे हैं 116। तो आप समझ सकते हैं ये लैक ऑफ रिवीजन, फर्स्ट ऑफ लैक ऑफ रिवीजन। और दूसरा जो उनको डेवलप करना चाहिए अपने आप को, जो जो मेरा पर्पस है डेवलप। ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट है, बस सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करने के लिए। बाकी बुक्स हैं आपको चीज़ें बता सकती हैं, पर डेवलपमेंट वही चीज़ मेन है, मैं जहाँ तक बताऊँ। तो चलें फिर शुरू करते हैं, काफ़ी बातचीत हो गई ज्योग्राफी। और हम लोग शुरू करेंगे पृथ्वी की परिवर्तनकारी शक्तियाँ। ठीक है, हाँ ओके, ठीक है। तो इनको हम लोग भौतिक परिवर्तनकारी शक्तियाँ भी कह सकते हैं। भौतिक परिवर्तनकारी शक्तियाँ, ये शब्द बहुत मिलता है भौतिक, और बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजन में भी रहते हैं। भौतिक, कुछ लोग इसे कहते हैं फिजिक्स, हालांकि वही है ये। भौतिक को हम लोग फिजिकल कहते हैं। फिजिकली चीज, यानी फिजिकल कहने का मतलब है जिसे हम टच कर सकते हैं, मोटे तौर पर कहें। ठीक है, या देख सकते हैं। तो वो सारी भौतिक परिस्थिति, भौतिक चीजों के तहत आती हैं। ठीक है, इसे भौतिक को ही हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, और ये एग्जैक्ट नाम है जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक। ये ठीक शब्द है, प्राकृतिक। इसी भौतिक को ही प्राकृतिक कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्राकृतिक भौतिक ही है। हम्म, तो मैंने बताया जैसे कि भौतिक प्राकृतिक है, पार्थिव है ना।
परिवर्तनकारी शक्तियां, मैं हमेशा फोकस कर रहा हूं वर्ड्स पे। सबसे पहले परिवर्तनकारी शक्तियां क्या होती है? परिवर्तन तो समझते होंगे, जो चेंजमेंट लाती हैं, परिवर्तन करने वाली शक्तियां, करने वाली शक्तियां। कैसे परिवर्तन? जैसे मैंने, अगर आप याद करने की कोशिश करें टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, विवर्तनिकी, है ना, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें भ्रंश बनते हैं, भ्रंश बनते हैं, तो वो परिवर्तनकारी शक्तियां ही होती हैं। मतलब जैसे हम निर्माण कह सकते हैं, निर्माण भी हो सकता है उसमें, परिवर्तन में, और विनाश भी हो सकता है, विनाश भी हो सकता है, निर्माण भी हो सकता है। तो ये परिवर्तनकारी शक्तियों के मायने हैं। क्लियर है? और आप लोग इतना तो आइडिया हो गई कि जो प्रकृति है, नेचर, वो हमेशा निरंतर परिवर्तनशील है, कॉन्टिन्यूसली चेंजेबल, निरंतर परिवर्तनशील है। क्लियर? प्रकृति जो है वो निरंतर परिवर्तनशील है, और ये परिवर्तन जो है ये लंबे समय से हो रहे हैं, लंबे समय से हो रहे हैं, और होते रहेंगे। ठीक है? परिवर्तनशील है प्रकृति, और ये अपने हिसाब से चीज़ों को परिवर्तित करती रहती है। अगर आप थोड़ा सा पीछे कोशिश जाएं तो हम लोग, मैंने बताया था, हमने जाना था कि जो हमारा शरीर होता है, अगर हम आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद, अच्छा हाँ, वेद से याद आया, आज तो हम लोगों का वैदिक पीरियड भी होगा ना हिस्ट्री में। हाँ, उसमें आयुर्वेद आएगा, है ना। तो जो आयुर्वेद है उसमें एक जो पतंजलि, इसके जो आयुर्वेद के जो रचयिता हैं वो पतंजलि हैं। ठीक है, कृतिकार। उन्होंने बताया कि जो हमारा शरीर होता है, उस शरीर में तीन चीजें होती हैं। पहला पित्त, कफ और वात। पित्त तो आप लोग समझते ही हैं, गॉल ब्लैडर जानते हैं ना, पित्ताशय से बोलते हैं, जीबी। उसमें जो एसिड बनता है, उस एसिड, उसमें जो जूस बनता है, एसिड नहीं बोलना चाहिए, जो जूस बनता है गॉल ब्लैडर में, उसको वाइल जूस बोलते हैं, बाइल जूस, है ना, उसी को पित्त बोलते हैं हिंदी में, पित्ताशय। ठीक है। जो कफ होता है, कफ तो जानते हैं ना, कफ, खांसी वगैरह जब हो जाती है तो कफ सिरप देते हैं, तो कफ, है ना, कफ। वात का मतलब होता है वायु। जैसे आप लोगों ने बात याद करने के लिए मैं बताऊं, चक्रवात आपने सुना ना, चक्रवात, टर्नेडो, हम लोग आगे चलेंगे, इसको देखेंगे जब हवा वाला, विंड वाला पढ़ेंगे। तो चक्र का मतलब तो समझते हो, इस तरह से साइकिल, साइक्लोन, साइक्लोन उसी से तो बना है, साइकिल से। और बात का मतलब वायु, यानी साइकिल नुमा जो वायु होती है, जो चक्र बनाती हुई आती है, उसको हम लोग चक्रवात कहते हैं। तो यहाँ पे पतंजलि ने कहा था अपनी बुक में, आयुर्वेद में, कि जो व्यक्ति होता है उसके शरीर में तीन चीजें जो होती हैं, कफ, पित्त और वात, अगर ये असंतुलित होते हैं, यानी इनबैलेंस होते हैं, इनमें असंतुलन आ जाती है, तो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रोग, डिसीजेस। ठीक है। अगर यही चीज, अगर यही चीज क्या करती है, जो शरीर है हमारी इम्यूनिटी के माध्यम से इन चीजों को ठीक करने की कोशिश करती है नेचुरली। हम लोग अब तो दवाइयां लेने लगे, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक, तो उनसे दवाइयों से जो है चीजें ठीक होती हैं। पर उन्होंने बताया कि जो पित्त, कफ, वात है, जब इनमें इम्बैलेंस हो जाता है तो वो शरीर जो है वो नेचुरली ठीक करने की कोशिश करता है, और उस ठीक में वो शरीर को बैलेंस करता है, संतुलित करता है। ठीक है, मैं थोड़ा आउट ऑफ द वे जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। शरीर संतुलित करता है, सेम ऐसा ही प्रकृति भी करती है। जो चेंजमेंट होते हैं, वो चेंजमेंट को, वो जो इम्बैलेंस होती है उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है। बस उस बैलेंस में क्या होते हैं? निर्माण होते हैं, विध्वंस होते हैं, जो कि हम लोग चक्रवा उसमें देख चुके हैं, भूकंप में।
क्लियर? तो ये जो इतनी लंबी हमने अभी कहानी आपको सुनाई, इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब था कि जो प्रकृति है वो बैलेंस करती है, और उन बैलेंस में वो परिवर्तनकारी, निरंतर जो परिवर्तनशील है, उन परिवर्तनशील के तहत वो चीजों को संतुलित करने का कोशिश करती है। क्लियर? ओके, तो अब हम बात करें परिवर्तनकारी शक्तियों पर। ठीक है, परिवर्तनकारी शक्तियां, मैं नेक्स्ट पेज पे ले लूं इसको, मैं नेक्स्ट पेज पे ले लूं। परिवर्तनकारी शक्तियां क्या होते हैं ये? तो ये परिवर्तनकारी शक्तियां दो प्रकार की होती हैं। इनको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। दो प्रकार, एक परिवर्तन हो सकते हैं बहिर्जनक, हिंदी बिल्कुल है इसकी थोड़ी सी टफ जरूर है, बहिर्जनक, लेकिन इलेबोरेट करेंगे तो समझ में आएगा। बहिर्जनक, दोनों नाम मैं पहले बता दे रहा हूं। दूसरा है अंतर्जनक, अंतर्जनित। बहिर्जनित या बहिर्जनक, जनित लिख दो ज्यादा ठीक है, तो इक्वेट हो जाएंगे। जनित, बहिर्जनित और अंतर्जनित। अगर मैं बहिर्जनित को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो ये है आपका इंडोजेनिक, और जो आई एम सॉरी बहिर है ना, तो एक्सो होगा, एक्सोजेनिक। एक्सो, बहिर मतलब बाहर की ओर, और जो अंदर की ओर होता है वो होता है एंडोजेनिक। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, ये स्पेशली हिंदी मीडियम से जो हैं, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा इंडिजीनियस, है ना? तो इंडी जो वर्ड होता है ना, इंड, इंड का मतलब होता है हमारे देश के अंदर की जो चीजें होती है, स्वदेशी जिसे कहते हैं, है ना? एक्सो मतलब होता है बाहर का। अब ये जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, बहिर्जनक परिवर्तनकारी शक्तियां, इनको अगर पूरा चाहो तो लिख लो, बहिर्जनक परिवर्तनकारी शक्तियां और अंतर्जनित परिवर्तनकारी शक्तियां क्या होती हैं। मैं डेफिनेशन बता रहा हूं इसकी, यानी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना? बहिर्जनित, बहिर्जनित का मतलब है पृथ्वी की वे भौतिक परिवर्तनकारी शक्तियां जो पृथ्वी के बाहर मौजूद रहकर, पृथ्वी के अंदर नहीं, पृथ्वी के बाहर जो मौजूद होती हैं, उनके माध्यम से वो पृथ्वी के स्वरूप को चेंज करती हैं, उसके माध्यम से। इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा अंतर्जनित का? अगर आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करें, अंदर की शक्तियां होंगी ना, पृथ्वी की वे शक्तियां जो पृथ्वी के अंदर मौजूद रहती हैं और आंतरिक गतिविधियों के माध्यम से, आंतरिक गतिविधियों के माध्यम से पृथ्वी के जो स्वरूप होता है, पृथ्वी का जो बाहरी स्वरूप होता है, दोनों में बाहरी स्वरूप है, याद रखना। इसमें बस ये है कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां होती हैं, वो आंतरिक गतिविधियों के द्वारा पृथ्वी के जो बाहरी स्ट्रक्चर है, बाहरी संरचना है, उसको ये लोग प्रभावित करती हैं। और ये अंदर तो नहीं होती, ये बाहर होती हैं और बाहर से प्रभावित करती हैं। अच्छा, एग्जाम्पल समझेंगे तो क्लियर होगा। अंतर्जनित में अब तक जो आपने पढ़ा है, तो आप कुछ एग्जाम्पल शायद है कि मुझे बता सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी जो है अंतर्जनित शक्तियां होती हैं जो पृथ्वी के अंदर परिवर्तन करके पृथ्वी के बाहरी स्वरूप को प्रभावित करती हैं? ओके, आई गिव यू अ चेक एंड चेक करने की कोशिश करो खुद से। मैं 1 सेकेंड देता हूं आपको, खुद से जो है थॉट्स लाओ अपने मन में कि ऐसी कौन सी पृथ्वी के अंदर, मैं ये बता चुका हूं जबकि, है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ऐसी कौन सी जो अंतर जनित में जो आंतरिक शक्तियां होती हैं, वो कुछ अपने बदलाव जैसे लाती हैं तो बाहरी चेंजमेंट होते हैं। मैं बताने जा रहा हूं, जैसे भूकंप, जैसे ज्वालामुखी, है ना? मैंने बताया ना, भूकंप आते हैं तो बाहर जो है या तो वो बना देते हैं, भ्रंश बना देते हैं, गॉर्ज, है ना? हाँ, गुड गुड, वोल्केनो, ज्वालामुखी। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं भौतिक परिवर्तनकारी शक्तियों में। अब हम लोग, अगर मैं इसका बात करूं कि बाहर जनित, यानी जो बाहरी
शक्तियां जो होती हैं वो पृथ्वी पे मौजूद जो चीजें होती हैं, किस पे मौजूद, पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के बाहरी संरचना को, उसको प्रभावित करती हैं। तो वो कौन हो सकती है? डेफिनेटली वो वर्षा है, वो वायु है, वो हवा है, हवा तो हो गया, आई मीन ताप है, टेम्परेचर, ये बाहरी शक्तियां है ना, बाहर से आ रही हैं, बाहर से आ रही हैं और पृथ्वी की जो है सतह को प्रभावित कर रही हैं, पृथ्वी की संरचना को बना रही हैं, संरचना को बिगाड़ रही हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर है? इन दोनों डेफिनेशन में अगर कुछ पूछना हो तो मुझे पूछें, अगर कुछ क्लियर ना हो रहा हो प्लीज। हम लोगों को बस बहिर्जन में समझाने के लिए, पृथ्वी की जो भौतिक परिवर्तनकारी शक्तियां थी, मैं उन्हीं को समझाने के लिए मैं इतना चला हूं, और आपको पता चल जाएगा कि भौतिक परिवर्तनकारी शक्तियां दो प्रकार की होंगी। उसमें एक अंतर्जनित है और एक एक्सोजेनिक, जिसे हम लोग कहते हैं बहिर्जनित। तो हम लोगों को अब बहिर्जनित पढ़ना है, क्योंकि अंतर्जनित जो है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम्म। और अर्थक्वेक को बोल सकते हैं अंतर्जनित, डेफिनेटली। अर्थक्वेक भी तो है मेरा। देखो अर्थक्वेक क्या करता है, भूकंप आया, अगर आपने भूकंप में जो मैंने बताया उसमें दो चीजें बताई थी, भूकंप के लाभ मैंने बताए थे, भूकंप से होने वाली हानियां बताई थी। अगर आप लाभ वाले चीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पर्वतों का निर्माण भूकंप ने किया है, बहुत सारे पर्वतों का निर्माण। ठीक है, बहुत सारे उसने जो है बड़े बड़े जो है नेचुरल बंदरगाह, जिन्हें पोर्ट कहते हैं, वो बनाए। तो पृथ्वी के बाहरी संरचना को परिवर्तित कर रहे हैं ना, प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने पोर्ट बना दिया नेचुरली, उन्होंने पहाड़ बना दिए हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब चेंजमेंट हो रहा है ना पृथ्वी के बारे में। तो हम लोग अर्थक्वेक को रखेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट रखेंगे, है ना, प्लेट टेक्टोनिक रखेंगे अंतर्जनित में। ये सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके। हम्म। हम्म। मूव ऑन करें, नेक्स्ट। हम्म। आई होप क्लियर हो गया यहां तक। ठीक है। तो मैं बात करने जा रहा हूं बहिर्जनित। क्या होते हैं ये बहिर्जनत? मैंने बताया बाहरी शक्तियां, जिस प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक संरचना, आंतरिक गतिविधियों के तहत बाहरी संरचना को प्रभावित जो शक्तियां करती थी वो थी आंतरिक या अंतर्जनित। अब जो बाहरी शक्तियां हैं वो पृथ्वी के बाहरी ढांचे को प्रभावित करेंगी। किस तरह से प्रभावित करेंगी, पहले हम मोटा मोटा समझ लेते हैं किस तरह से आखिर प्रभावित करेंगी। जैसे मान लो वायु है, वायु बह रही है, हवा चल रही है, और ये किसी पर्वत से टकरा रही है। तो अगर पर्वत से टकरा रही है, इट मीन्स क्या हो रहा है, घर्षण। घर्षण करेंगी, विघर्षण भी कर सकती हैं। विघर्षण, कुछ नहीं, कुछ थोड़ा ही सा डिफरेंस है दोनों में। घा है ये, धान है, घर्षण। ठीक है, निक्षेप करेंगी ये, निक्षेप अभी सब समझेंगे वर्ड्स। भराव करेंगी, आपको पता होगा, आपने टीले देखे होंगे ना, रेत के बड़े बड़े टीले इस टाइप से बन जाते हैं रेगिस्तान में। पता चला ये सुबह शाम को यहाँ कुछ नहीं था, सुबह आके टीला बन गया, फिर शाम को ये गायब हो गया, कहीं और टीला बन गया। तो वो वायु जो है अपने साथ उनको उड़ा के, रेत के कणों को उड़ा के एक जगह पे इकट्ठा कर देती है, उनको निक्षेप कह देते हैं, भराव कह देते हैं, है ना। तल संतुलित कर देती हैं, तल संतुलित कर देती हैं। जिस प्रकार से यही वाला एग्जाम्पल ले लो, उसने क्या किया, यहाँ पे रेत थी बहुत सारी, यहाँ पे प्लेन था, यहाँ रेत बहुत सारा इसका टीला बना था, इसने सुबह जो है इसको गायब करके इस प्लेन को जो है तल को प्लेन कर दिया, तल संतुलित कर दिया।
तो ये इसके जो है प्रभाव होते हैं, प्रभाव कहें या हम ये कह सकते हैं कि ये इनके ये इस तरह से ये गतिविधियां करते हैं। क्लियर है? घर्षण कर सकते, विकर्षण, निक्षेप है, भराव है। तो इस तरह की जो शक्तियां हैं बहिर्जनित, वो ये सारे चीजें करती हैं। कार्य देख लेते हैं, है ना। एक जगह मैं सोच रहा हूं पहले कार्य देख लेते हैं कि कार्य क्या होते हैं, इन शक्तियों के कार्य क्या होते हैं। इन शक्तियों के कार्य में अगर हम पहली बात करें, बहुत ध्यान से इन शब्दों को है ना देखने की कोशिश कीजिए। ये शब्द जो है ना मिस कर जाते हैं कभी कभी। यस, क्लियर, ओके, चलते हैं। पहला जो है वो है अपर्दन। अपर्दन नाम तो सुना होगा, सुना है। चलो इंग्लिश बताते हैं, एरोजन। दूसरा बताऊं? दूसरा हो सकता है इसका वेदरिंग, है ना। अपर्दन, रदन, रदन वर्ड को पकड़ने की कोशिश करें तो आपको मिलेगा, इसका मतलब होता है क्षरण। क्षरण, क्षरण का मतलब समझते हो? एक एक कण को बहा के ले जाना, ठीक है, वहां से हटा देना चीजों को, उन्हें हम लोग कहते हैं अपरदन। किस चीज कैसे हट सकती हैं? तो वही कारक हो सकते हैं, वर्षा से, वायु से, ताप से, है ना। ये चीजें क्षरित हो जाती, कम हो जाती हैं, घट जाती हैं, घट जाती हैं, समझे। उनको हम लोग कहते हैं अपरदन। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूं, ये हमारा एक पेड़ है। आखिर हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए अभी पता चलेगा। पेड़ है ये, इसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ी रहती हैं, है ना। मिट्टी को वो पकड़े रहती हैं कस के। बारिश हुई, बारिश की सीधी बूंदें गिर रही हैं इस पे, तो मिट्टी को ये काटने की कोशिश करती है, काटने की कोशिश करती है, उसी को हम लोग अपर्दन कहते हैं। अब अगर ये पेड़ नहीं होगा तो मिट्टी बह जाएगी। लेकिन पेड़ क्या है कि इनकी जो जड़ें होती हैं मिट्टी को कस के पकड़े रहती है, तो ये उनको अपराजित नहीं कर पाती। इसे हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं ना, मृदा क्षरण जिसे कहते हैं, मृदा अपरदन, वही है ये। तो अपरदन पहला शब्द हो गया, इसके जो कार्य होते हैं वो है अपरदन। दूसरा कार्य इसका हो सकता है, दूसरा कार्य है वो है इसका दूसरा कार्य है इसका परिवहन भी कर सकते हैं ये। दूसरा इसका नाम दे दो परिवहन को, अगर हम सिंप्लीफाई करें तो संवहन, ये भी टफ है। तो संचारण ले लो, संचरण, मतलब कि जो अपराजित होते हैं, जिन कणों को ये अपराजित करती हैं, उनको एक तरह से अपरदन के बाद जो प्रक्रिया होती है वो परिवहन की होती है। उनके साथ उड़ रहे हैं, वायु के साथ वो कण उड़ रहे हैं, वर्षा के साथ वो कण बह रहे हैं, है ना। तो ये दोनों प्रक्रियाएं, पहली है अपरदन, दूसरी है परिवहन। अपरदन पहली जो है इम्पैक्ट होता है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पैक्ट पड़ता है वो है परिवहन। जैसे जैसे ये कोई मिट्टी थी, कण इसके रखे थे, तेज हवा चली, इस मिट्टी को यहाँ पे होना चाहिए तो मिट्टी को ये हवा अपने साथ उड़ा रही है। ये जो यहाँ मिट्टी थी उसको उड़ाने से पहले मिट्टी को इसने तोड़ा ना, वहां से हटाया, यानी कम किया, तो वो हुई प्रक्रिया हमारी अपरदन की। उसके बाद अब वो मिट्टी के कण हवा के साथ बह रहे हैं इस तरह से मस्त होके। अब जब बह रहे हैं तो वो परिवहन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन उनका, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद? इसके बाद क्या होगा? पहला अपरदन हो गया, दूसरा परिवहन हो गया, तीसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निक्षेपण। मैं कह रहा हूं शब्द को पकड़ते हुए चले। परिवहन जो है उसकी इंग्लिश मैंने लिखी गया ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, क्लियर। निक्षेपण उसके बाद करेगी। निक्षेपण मतलब डिपोजिशन, अरे डिपोजिशन मतलब डिपॉजिट। अब वो हवा चल रही है ना, अब किसी पर्वत या पहाड़ से टकरा गई हवा, तो उसके जो कण बह रहे थे मस्त होके वो यहाँ पे गिर जाएंगे और यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो इसको हम लोग कह देंगे निक्षेपण, क्लियर। तो ये तीन चीजें इनमें होंगी,
भौतिक परिवर्तनकारी शक्तियां। और कौन सी भौतिक परिवर्तनकारी शक्तियां? एक्सोजेनिक, बहिर्जनित, है ना। पहले वो अपरदित करेंगी, फिर वो परिवहन अपने साथ ले जाएंगी और वो निक्षेपण करेंगे। वर्षा को ले लो, वर्षा को ले लो। वर्षा हुई, मिट्टी को तोड़ा, अपरदन हुआ। अब वह अपने साथ बहा रही है तो परिवहन हो गया, है ना। और जाके उसने क्या कर दिया कि पहले उसको कई धाराओं में बट जाती है ना, डेल्टा बनाती है। और डेल्टा बनाने के साथ उसने मिट्टी को छोड़ दिया तो वो डेल्टा बन गया। यहाँ पे मिट्टी जो गाद हो गया, मिट्टी नहीं है वो गाद बची है, तो गाद यहाँ जमा हो जाएगी तो वो निक्षेपण हो गया। तो दीज आर थ्री फैक्टर ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स। क्लियर? ये सारे मेरे तीन फैक्टर थे। निक्षेपण को अगर हम कहें तो भराव कह सकते हैं, उन चीजों का भराव कर देती है एक जगह पे, या फिर उनको ठहराव भी कह सकते हैं, ठहर जाती हैं, छोड़ देती हैं। ठीक है, तो ये उनके मेन वर्क्स थे, इनके कार्य थे। अब हम बात करते हैं किसकी? भौतिक परिवर्तनकारी शक्तियों की, और वो भी कौन से? एक्सोजेनिक। पहला अगर हम बात करें, मैं अभी डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, ये मत सोच लीजिएगा कि डिटेल में चलने लगे, नो। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम भी अपने आप को परिवहन कर रहे हैं, हवा के साथ बह रहे हैं अभी, है ना। तो फर्स्ट जो है हमारा, फर्स्ट है, अगर हम भौतिक भौतिक परिवर्तनकारी शक्तियों की बात करें। अच्छा, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? प्लीज मेक अ कमेंट। यहां तक क्लियर था? और इस चैप्टर का ये जो टॉपिक चल रहा है, चैप्टर ना का, ये जो टॉपिक चल रहा है, इसका हम लोग लाइव देखेंगे भी। तो कैसे देखेंगे? वर्षा तो हो ही रही है ना, तो वर्षा तो हमारे पास एक भौतिक परिवर्तनकारियों का एक जो फैक्टर है वो तो हमारे पास मौजूद है ना, तो हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है ना? एक ही लोग कमेंट्स कर रहा है कि यार, बाकी सब हमें लग रहा है या तो मद मस्त होके सुन रहे हैं या फिर जो है सो वो गए हैं मौसम में। वर्षा हो ओके, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला जो मेरा शक्तियों में, अगर हम पहले शक्ति की मैंने कहा ना, सबसे अच्छा लेते हैं टेम्परेचर, तापक्रम, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो अलग अलग चीजों से मिलकर बनी है। मानेंगे ये चीज आप लोग? अलग अलग चीजों से निर्मित है। अब ये जो चीजें हैं, ये हो सकती हैं, आपकी मिट्टी है, आपकी चट्टानें हैं, और नदी है, मैदान है, पर्वत हैं, है? ये जो चीजें हैं, इन चीजों पर, अब आपको पता होगा जो ताप होगा, इसका नेचुरल नेचुरल चीज है ना, हम लोग कृत्रिम बात नहीं कर रहे, आर्टिफिशियली बात नहीं कर रहे, कृत्रिम। और ताप किसके कारण पृथ्वी पे आता है? सूर्य के। तो जो सूर्य का जो प्रकाश है, जो लाइट है, जो टेम्परेचर है, इन पे इक्वली पड़ रहा होगा या अनइक्वल होगा? समान पड़ रहा होगा या फिर जो है असमान होगा? डेफिनेटली समान पड़ रहा होगा। अब ध्यान से देखना कि जब इन चीजों पर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो प्लीज ना तो नोट डाउन करने की कोशिश करना, समझ लो, बाद में फिर नोट डाउन भले ही कर लेना अपने दिमाग से, है ना। तो क्या होता है जब इन पे समान टेम्परेचर, ताप पड़ रहा है, तापमान समान पड़ रहा है, तो आपको पता होगा, एक आपने शायद है बहुत छोटी क्लास में, छोटी, ज्यादा छोटी भी नहीं, पढ़ा होगा ये,
कि गर्मी में कोई भी चीज है वो फैलती है और सर्दी में वो चीज सिकुड़ती है। क्लियर? गर्मी में फैलती है, सर्दी में सिकुड़ती है, और ये प्रक्रिया लगातार होती है, हो रही है और होती रहेगी। और जब ये लगातार होती है तो ये उस वस्तु को या उन वस्तुओं को क्या कर देगी? कमजोर कर देगी। करती है ना कमजोर। आपने कभी सुना होगा कि जो रेलवे ट्रैक होते हैं ना, पटरियां, उनको बिछाते हैं, उनके बीच में गैप छोड़ देते हैं। फेमस है ये तो क्वेश्चन। छोड़ देते हैं ना, क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो गर्मियों में क्या है, फैलेंगी, सर्दियों में सिकुड़ेंगी, तो वो उनमें बीच में दरार पड़ जाएगी या टेढ़ी हो जाएंगी। इसलिए उन गैप बना देते हैं पटरियों, जब दो पटरियों को जोड़ते हैं, है ना। तो वही चीज है, अगर हम इक्वली कर देंगे, उनको बराबर कर देंगे, तो वो क्या कर देंगे? टेढ़ी हो जाएंगी, तो कमजोर हो जाएंगी। तो वो ये जो दो चीजें होंगी, गर्मी और सर्दी, उनको लगातार ये हो रही ना प्रक्रिया, तो ये उन वस्तुओं को क्या कर देगी? कमजोर। वस्तुएं कौन है? चीजें कौन है? वो चीजें यहां मौजूद हैं। मिट्टी है, चट्टाने हैं, नदी है, पर्वत है, पठार है। क्लियर? और जब ये कमजोर हो जाएंगी तो आपको पता होगा कि जो वर्षा आएगी, जो हवा आएगी, वो इनको तोड़ देगी, अपने साथ उड़ा ले जाएगी, अगर तोड़ के, यानी अपरदत कर देगी, और फिर उनको परिवहन कर देगी और कहीं निक्षेपित कर देगी। तीनों चीजें अप्लाई कर सकते हैं हर एक चीज। तो पहला ताप का मेन जो आपको रखना है याद, वो रखना है गर्मी में फैलेगी ताप के अकॉर्डिंग, और सर्दी में सिकुड़ जाएगी। तापमान है ना, दोनों तो तापमान है, गर्मी सर्दी दोनों टेम्परेचर है भाई। ज्यादा टेम्परेचर है तो गर्मी है, कम टेम्परेचर है तो ऑब्वियसली सर्दी है। हाँ, दूसरे फैक्टर पे चलें, दूसरे प्रकार पे मैं कहूं, काइंड पे, टाइप पे, काइंड कहूं, टाइप नहीं। तो वर्षा, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेन। अब आपको पता होगा कि जो वस्तुएं हैं, वही वस्तुएं याद करने की कोशिश कीजिए। कौन सी वस्तुएं? मिट्टी, पर्वत, पठार, चट्टाने, है ना। हाँ, वो वस्तुएं, उनका जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा जो है, वो आपको पता है कि नव निर्मित होता है, मतलब नया बन रहा होता है ना, धीरे धीरे। कोई चीज अगर पुरानी होगी वो नीचे दब जाएगी, उसके ऊपर फिर से बनने लगेगी। तो ये जो ऊपर सबसे ऊपरी जो हिस्सा होगा वो नव निर्मित है। अगर नव निर्मित है तो वो कम कठोर भी है। कम कठोर है तो मतलब कमजोर है। और यदि वो कमजोर है तो इसका मतलब वर्षा अगर उसकी बूंदें उस पर डायरेक्टली गिरेंगी तो वो उसको तोड़ देंगी। ठीक है, उसको वो तोड़ देंगी, और वो अपने साथ क्या कर देंगी? तोड़ने मतलब अपरदित, और अपने साथ वह बहा के ले जाएंगी, यानी परिवहन, संचरण, संचरण। और संचरण करके वो निक्षेपित भी करेंगी ना, निक्षेपित करेंगी। जिनसे आपको पता होगा, वर्षा से जो चीजें नदियां वदियां होती है, वो क्या कर देती हैं? वो बना देती हैं, उपजाऊ भूमि बना देती हैं, मैदान बना देती हैं, है ना। इन्हीं से तो निर्माण होता है इन सब चीजों का। वो सब हम आगे देखेंगे, अभी सिर्फ मैं ओवरव्यू, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड आई व्यू, है ना, वर्ल्ड आई व्यू, इडियम। ऐसे अगर हम हिंदी में कहें तो विहंगम दृष्टि, वही लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? तो ये दूसरा फैक्टर हो गया, वर्षा। एग्जाम्पल अगर आपको याद रखना हो तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वर्षा के लिए होता है वनोन्मूलन। कुछ नहीं है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वन का उन्मूलन, वन को तोड़, वनों को काटना, उनका वनों को काटने को ही वनोन्मूलन कहते हैं। तो वनोन्मूलन का जो, वनोन्मूलन से क्या होती है? वनोन्मूलन से अपर्दन, मिट्टी, भूमि अपर्दन। आपको मैंने शुरू में बताया था इसी के स्टार्टिंग में, कि जब जो वन होते हैं वो मिट्टी को, जो वृक्ष होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं जड़ों से। अब वर्षा हो रही, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे और क्लियर कर दूं, यही कर दे रहा हूँ। जैसे ये पेड़ है, इसके नीचे की मिट्टी है, ये पेड़ है, अब वर्षा यहाँ आई, इनके पत्तों से टकराएगी ना, इनके पत्तों से टकरा के, और फिर वो धीरे से, उसकी जो इंटेंसिटी होगी बहुत धीमे होकर नीचे गिर जाएगी, तो क्या मिट्टी को तोड़ पाएगी? नहीं।
किसकी अपेक्षा इसकी अपेक्षा कि जो इधर से सीधी बूंद आके मिट्टी पे सीधी गिर रही है ऊपर, वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी मिट्टी को, मिट्टी का क्षरण कर देगी। लेकिन ये वाली क्या होती है, बूंद वृक्ष की पत्तियों से टकराएगी और टकराने के बाद वो तीव्रता तो खत्म कर दी ना वृक्ष ने, वृक्ष की पत्तियों ने, और बाकी बूंद जो है वो धीरे से टपक जाएगी, है ना। वो सीधे से जो है ना टकराएगी नहीं, टपकेगी। बस यही था। थर्ड अगर मैं बात करूं तो वो मैं वायु की बात करूं, विंड। आपको पता होगा कि जो भी पृथ्वी की धरातल पर वस्तुएं मौजूद हैं, मान लो ये वस्तु है पृथ्वी की धरातल, उस पर ये वस्तु कोई मौजूद है, हवा अगर बह रही तो इससे टकराएगी, टकराएगी ना। और इनके कण बनेंगे, जो चीजें कमजोर होगी उनके कणों को उड़ा के वो क्या कर देगी, एक जगह पे जहां पे हवा टकराएगी दोबारा, या कहीं हवा कम होगी उसकी गति, तो उन चीजों को वहीं छोड़ देगी, तो ये क्या हो जाएगी, निक्षेपित हो जाएंगी। तीनों चीजें चल रही हैं, यहां अपरदित किया उसने, फिर परिवहन किया, निक्षेपित कर दिया। तीनों चीजें आपके दिमाग में एकदम रच बस जाएंगी, है ना, बस जाएंगी। तो यहां पे आपने उसका भराव कर दिया, ठहराव हो गया, तो ये विंड का फैक्टर हो गया। थर्ड अगर हम फोर्थ बात करें, कोई एक और फैक्टर बात करूं, तो बर्फ ले लो यार, बर्फ गिरती है ना, स्नो। स्नो, आपको क्या होगा कि चट्टान पे बर्फ है, मान लो कोई चट्टान है, उसमें एक गड्ढा था, उसमें बर्फ जमा थी, ठीक है। अब उस गड्ढे में बर्फ जमा थी, तो आपको पता होगा बर्फ ठंडी होती है ना, ठंडी चीज क्या करती है, सर्दी गर्म, याद करने की कोशिश करो, फैलाव सिकुड़न, तो उसमें भी दरार हो जाएगी ना, दरार हो जाएगी ना मौजूद, और दरार हो जाएगी यहाँ पे। बड़ी चट्टानें या ज्यादा बड़ी चीजें हैं तो उनमें बड़ी दरारें हैं, छोटी दरार, जिस प्रकार से जो भी फैक्टर वहां पे काम कर रहे होंगे, जो भी इक्वेशन वहां काम कर रहे होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग। तो ये